हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स में कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, एमएसएमई ये चीजें हम सीख चुके हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है निधि कंपनी। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर निधि कंपनी पर भी अलग से एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि सर ये निधि कंपनी होता क्या है, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। निधि कंपनी को आप कह सकते हैं छोटा बैंक। ये काम क्या करता है? सारे काम करता है बैंक वाले। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं छोटा बैंक। अच्छा सर, लेकिन सर हमने तो कभी पैसा नहीं जमा किया, ना हमने देखा कभी कोई निधि कंपनी जहां पर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, निधि कंपनी क्या होती है? ये एक ऐसी कंपनी है जो एज अ निधि रजिस्टर्ड होती है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। इसमें आम पब्लिक ना पैसा डिपॉजिट कर सकती है ना विड्रॉ कर सकती है। सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं निधि कंपनी के, उनके अंदर एक सेविंग की हैबिट्स, उनको एक तरीके से उनके बेनिफिट के लिए निधि कंपनी बनाई जाती है। तो ये आम पब्लिक के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ निधि कंपनी के मेंबर्स के लिए होती है। वही इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और वही निधि कंपनी से अगर कभी जरूरत हो तो लोन ले सकते हैं। तो निधि कंपनी बनाई जाती है सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ओपन होने वाली 90% निधि कंपनीज किन्हीं न किन्हीं वजहों से बंद हो जाती हैं। यानी कि जितनी भी निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं इंडिया में, वो बंद हो जा रही हैं, फेल हो जा रही हैं। ऐसा क्या है? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से निधि कंपनी लोग ओपन तो कर लेते हैं बट उनको चला नहीं पाते हैं? बिकॉज निधि कंपनी बनाना बहुत आसान है लेकिन चलाना बहुत मुश्किल। ठीक है, तो निधि कंपनी बनाना आसान, चलाना मुश्किल है। यही रीजन है कि 90% कंपनीज ओपन होने के बाद क्लोज हो जाती हैं। उसके अलग अलग रीजन है, आइए देखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में हमने देखा था कि वहां पर मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, बट निधि कंपनी में हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी, जो जिस कैपिटल से आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख हो सकती है, उसके नीचे नहीं हो सकती। तो ये तो है बेसिक रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट्स जो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखे थे, सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट्स यहां भी लगते हैं। पैन, आधार, वोटर आईडी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट भी कौन सा? लेटेस्ट, लास्ट 2 मंथ्स का। ठीक है, मोबाइल बिल भी पिछले 2 महीने का ही होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर वो रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबकी फोटो, ये सारी चीजें हमें चाहिए सॉफ्ट में, क्योंकि हमें सारी चीजें ऑनलाइन अपलोड करनी होती हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको चाहिए होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एक निधि कंपनी को बनाने के लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, क्या जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है क्या कुछ अलग होता है? तो नहीं फ्रेंड्स, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो स्टेप हैं वो हम देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। तो जो इसके जो स्टेप होते हैं निधि कंपनी के, वो कहीं ना कहीं 90% सेम होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। हाँ, कुछ चेंज होता है, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम निधि कंपनी का स्टार्ट टू एंड सारा प्रोसेस देखने वाले हैं, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से निधि कंपनी लोग ओपन तो कर लेते हैं बट धड़ाधड़ वो क्या हो रही हैं? बंद हो रही हैं, फेल हो रही हैं। उसका रीजन क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद बहुत से कंप्लायंस करने पड़ते हैं। तो लोग निधि कंपनी खोल तो लेते हैं, उन्हें कंप्लायंस के बारे में पता नहीं होता है। कंप्लायंस के बारे में पता नहीं होता है तो वो उसको कर नहीं पाते हैं। फिर इतनी ज्यादा लेट फीस, हैवी पेनाल्टी उनके ऊपर लगती है कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है
वो ज्यादा हो जाती है और इनकम कम हो जाती है। तो अब उनको लगता है कि यार प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, निधि कंपनी को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर क्या होता है उसको छोड़ देते हैं और कुछ सालों के बाद निधि कंपनी ऑटोमेटिक स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। तो जैसे एक बार निधि कंपनी बन गई, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद हमें बहुत से फॉर्म फाइल करने होते हैं, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं, बहुत सी कंप्लायंस करनी होती है। इसका बर्डन जो झेल लेता है वो निधि कंपनी को चला लेता है, जो नहीं झेल पाता वो निधि कंपनी को क्लोज कर देता है, उनकी निधि कंपनी फेल हो जाती है। ठीक है, तो सर ये कंप्लायंस है क्या, ऐसा क्या है इन कंप्लायंस में जो कोई नहीं कर पाता? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने 7 मेंबर्स के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर ली, लेकिन जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से 1 साल के अंदर अंदर आपको मिनिमम 200 मेंबर बनाने होते हैं। तो 200 मेंबर बनाना एक नई निधि कंपनी के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो कुछ लोग तो 1 साल में 200 मेंबर्स बना नहीं पाते हैं। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, 5 लाख रुपए से आपने निधि कंपनी बना ली, लेकिन 1 साल के अंदर उस 5 लाख को आपको कितना बनाना है, 10 लाख। अब इस नेट ओन फंड में कैपिटल भी आती है, फ्री रिजर्व्स भी आते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो मतलब 5 लाख की कैपिटल को आपको बढ़ा के 10 लाख करना होता है विद इन 1 ईयर। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जितना भी निधि कंपनी डिपॉजिट लेती है, सपोज निधि कंपनी आपने बनाई और आपके पास 50 लाख रुपए का डिपॉजिट आ गया, तो उसका 10% यानी कि 5 लाख रुपए आपको एक टर्म डिपॉजिट में रखना पड़ता है। कितना? 10%। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है उसका 10% आपको टर्म डिपॉजिट में रखना पड़ता है। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो आपका नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट, ये जो रेशियो है ये 1:20 का होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 1 रुपए डिपॉजिट आया हुआ है, 1 रुपए, तो मतलब आपका जो नेट ओन फंड है वो 1 रुपए है, ठीक है, तो आप उसके बदले में कितना डिपॉजिट ले सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए। अगर 10 रुपए आपका नेट ओन फंड है तो कितना हो गया, 200 रुपए। अब आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, अगर 100 रुपए है आपका खुद का पैसा तो आप कितना ले सकते हो सामने वाले से, 2000। तो मतलब अगर नेट ओन फंड आपका 1 रुपए है तो आप कितना डिपॉजिट ले सकते हो अपने मेंबर से, 20 रुपए तक, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये वो मोटी मोटी कंप्लायंस है, कंडीशन है जो आपको विद इन 1 ईयर कंप्लीट करनी होती है। अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो फिर आपके लिए हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली तो आपको फाइल करना होता है फॉर्म NDH-1। ये जो फॉर्म है NDH-1, ये कब फाइल करना होता है, ये फाइल करना होता है जब आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, वहां से 90 दिन, विद इन 90 डेज, यानी कि मैं कहूं तो 30 जून से पहले पहले आपको NDH-1 फाइल करना होता है। कब? जब आपने ये सारी कंडीशन फुलफिल कर ली है, ये बताने के लिए, ठीक है, ROC को ये बताने के लिए कि आपने ये सारी कंडीशन कंप्लाई कर ली है। ये बताने का कौन सा फॉर्म है सर, NDH-1। तो अगर आपने सारी कंडीशन फॉलो कर ली तो NDH-1 फॉर्म को फाइल कर दीजिए। अगर बाई चांस आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी या एक आध कर ली और एक आध नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा टाइम और मांग सकते हैं कि हे ROC मुझे कुछ टाइम और दे दो, उस टाइम में मैं आपकी सारी कंडीशन मान लूंगा, उसको मैं कंप्लाई कर लूंगा। तो जो आप टाइम मांगेंगे ROC से, तो वो आप ऐसा नहीं कि मुंह जबानी मांगेंगे, उसके लिए जो फॉर्म होता है वो होता है NDH-2। तो NDH-2 का फाइल करना है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहां से विद इन 30 डेज। तो अगर आपने पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो NDH-1 फॉर्म, आप कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाए, आपको चाहिए थोड़ा और टाइम, तो थोड़ा और टाइम मांगने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, NDH-2। ठीक है, इसके अलावा समय समय पर आपको ये भी बताना होता है कि आपकी निधि कंपनी के पास कितने डिपॉजिट हैं, कितने लोन हैं, आपने FD करा है कि नहीं करा है,
कितने मेंबर आए, कितने मेंबर गए, कितने आपके पास सेविंग अकाउंट ओपन हुए, कितने आपकी एफडी ओपन हुई, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है हाफ ईयरली बेसिस पे। हर 6 महीने पर एक फॉर्म आपको फाइल करना होता है NDH3। ये कब फाइल करना होता है? जैसे ही 6 महीना खत्म होता है, जैसे 30 सितंबर, वहां से 30 डेज यानी कि 30 अक्टूबर, और 31 मार्च को अगला 6 महीना मतलब कंप्लीट होगा, तो वहां से 30 डेज यानी कि 30 अप्रैल। तो विद इन 30 डेज आपको NDH3 फॉर्म फाइल करना होता है। अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, इतनी कंप्लायंस है। पहला तो ये है कि मिनिमम 200 मेंबर बना लीजिए, नेट ओन फंड 10 लाख होना चाहिए, जितना डिपॉजिट है उसका 10% एफडी में लगाइए, जितना आपका नेट ओन फंड है उसका 20 टाइम्स ही आप डिपॉजिट ले सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो NDH1 फॉर्म, सेटिस्फाई नहीं हुई, थोड़ा और टाइम चाहिए तो NDH2 फॉर्म, और हाफ ईयरली बेसिस पर एक NDH3 फॉर्म फाइल करना होता है। तो इतने ज्यादा कंप्लायंस होते हैं, तो जो कंपनीज, जो निधि कंपनीज इन कंप्लायंस को फुलफिल कर लेती हैं वो कंटिन्यू करती हैं, अदरवाइज अदर जो कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो निधि कंपनी अपने आप में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। सर, हम इसमें पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा होता है एनुअल रिटर्न AOC4 MGT7। इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डर, सारी डिटेल जाती है AOC4 MGT7 में। तो ये सिर्फ निधि कंपनी के लिए नहीं होता है, जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी और अपनी निधि कंपनी, ये जितनी कंपनीज हैं सबको साल में एक बार एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। इसके अलावा भी निधि कंपनी के ऊपर और भी बहुत सी कंप्लायंस होती हैं, बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं। निधि कंपनी कुछ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो निधि कंपनी की और बहुत सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में 90% जो निधि कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, उनको बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम निधि कंपनी के बारे में यहीं तक पढ़ते हैं। अगला वीडियो में हम ये देखेंगे कि और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो निधि कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि निधि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है प्रैक्टिकली MCA की वेबसाइट से। जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टेप बाय स्टेप देखा था, वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप निधि कंपनी का भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।